Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 14 अक्टूबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है बे ऑफ प्लेंटी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। हम लोग डेली बेसिस पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। यहाँ पर आपको 4 क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं, उसमें से बताना है एक लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है। पहला ऑप्शन है शुगर केन, दूसरा ऑप्शन है सनफ्लावर, तीसरा ऑप्शन है पर्ल मिलेट और चौथा ऑप्शन है रेड ग्राम। इसके बारे में सर्च करना और इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो करेक्ट आंसर सर्च करो, फिर उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो, आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में जानने को मिलेगा। आपको मालूम होगा लगातार पिछले साल से दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। लगभग 18 महीने हो चुके हैं और लगातार इनके एलएसी पर क्राइसिस जो चल रहे हैं वो अनरिजॉल्व्ड है अभी भी यहाँ पर हाल ही में 13वां जो राउंड ऑफ कमांडर लेवल की टॉक हुई थी, आपको मालूम होगा मैंने आर्टिकल में कवर किया था, उसका भी कोई ऐसा रिजल्ट निकला नहीं है। वहाँ पर भी कोई ऐसा आप देख पाओगे एक तरीके से जैसे सॉल्यूशन होता है वो निकला नहीं है इन क्राइसिस का। ये सारी मुद्दे चल ही रहे थे, उसमें यहाँ पर चाइना का एक और नया स्टेटमेंट निकल कर आ जाता है। आपको मालूम होगा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी गए थे। अब यहाँ पर जब ये गए तो इनके विजिट को यहाँ पर चाइना ने अपोज किया है। चाइना ने यहाँ पर इनको पूरी तरह से अपोज किया है इनके विजिट को। चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया इलीगल तरीके से इंडिया ने कब्जा रखा है, ये एरिया उनका होना चाहिए उनके हिसाब से, ये उनकी डिमांड रहती है हमेशा से ही, और अरुणाचल प्रदेश को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ये नाम इंडिया ने रख रखा है। ऐसा यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट चाइना के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो टेंशंस आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं लद्दाख वाली एरिया में, उसके साथ साथ एक नई टेंशन और देखने को मिली, चाइना के द्वारा एक स्टेटमेंट निकल कर आया और ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक खतरनाक रहा। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे इसका मतलब पूरी तरह से जवाब भारत ने भी दिया है, न्यू दिल्ली ने भी पूरा जवाब दिया है, और इनका जो चाइनीज़ स्टेटमेंट था इसको भी हमने भी पूरी तरह से अपोज किया और इसी के साथ बोल दिया है कि देखो अरुणाचल प्रदेश आपका मैटर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल और इनएलिजिबल पार्ट है भारत का। ऐसा स्टेटमेंट दिया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। तो यहाँ पर आप देख पाओगे वो क्लियरली लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, ये आपका मैटर तो है नहीं। और यहाँ पर बार बार एक तरीके से आप देख पाओगे इसी प्रकार से डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, है ना। और उसके बाद चाइना का एक और स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट क्या है, इंडिया को स्टॉप टेकिंग एक्शंस दैट वुड कॉम्प्लिकेट एंड एक्सपेंड द बाउंड्रीज इश्यूज़, यानी कि जो यहाँ पर क्या है इंडिया की वजह से आज के टाइम पर जो बाउंड्री इश्यूज़ हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आर्टिकल के अंदर यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी हमने कवर करी है। इंडिया ने इसका रिटेलिटरी जवाब भी दिया है बराबर, और यहाँ पर बोल दिया है कि अरुणाचल प्रदेश एक हमारा पार्ट है और हमारा पार्ट ही रहने वाला है ऑब्वियसली। और उसके बाद ये जो है चाइना का मैटर नहीं है, लेकिन चाइना बार बार यहाँ पर अपना एक तरीके से हक दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करता रहता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी छोटा सा आर्टिकल ही है। देखो ये आर्टिकल एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर ये भी एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर फ्रंट पेज पर छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। अब ये क्या होता है ना, आगे बड़ी न्यूज़ में कवर हो जाते हैं। अब ये वाला देख पा रहे हो आर्टिकल, ये डेफिनेटली आगे बहुत सारे आर्टिकल्स में कवर होने वाला है आने वाले टाइम पर, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स इस आर्टिकल्स के बेसिस पर देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इसको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो पंजाब काफ़ी हद तक नाखुश है
किससे, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने एक स्टेप उठाया है और केंद्र सरकार का स्टेप यह है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इनकी पावर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो इनकी पावर्स को बढ़ाने की वजह से यहाँ पर पंजाब थोड़ा सा नाखुश रहा। अब ये पावर्स के अंदर कौन सा इंक्रीमेंट किया गया ये हम लोग देख लेते हैं। जो हमारी होम मिनिस्ट्री है इन्होंने यहाँ पर बीएसएफ की पावर्स को इंक्रीज़ किया है। पावर्स के अंदर इंक्रीमेंट ये किया गया कि अब यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, मान लो यहाँ पर भारत की कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है, इस बाउंड्री के 50 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, वहाँ पर उस एरिया के अंदर सीज भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इनके पास पावर ये आ चुकी है कि 50 किलोमीटर तक के दायरे में यहाँ पर ये लोग अपना जो भी एक तरीके से अरेस्टिंग है, सर्चिंग है, सीजिंग है, ये काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से एरियाज़ वाली, असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब वाली जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। पहले यहाँ पर ये बहुत कम एरियाज था, ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये एक स्टेप है जिसकी वजह से यहाँ पर जो पंजाब है वो काफ़ी नाखुश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो स्टेप है ये आगे भी इंप्लीमेंट होगा। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है इस यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार से बीएसएफ की जो एक तरीके से पावर है उसको एक्सपेंड किया गया है, ये आप लोग देख पाओगे। पहले यहाँ पर जो लिमिट है वो एग्जैक्टली जो राजस्थान, पंजाब और वेस्ट बंगाल और असम वाला रीजन है यहाँ पर 15 किलोमीटर की हुआ करती थी। मतलब कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बीएसएफ है इनके अंडर में एरिया 15 किलोमीटर तक का एरिया हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। 50 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसके बीच में यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो किसी को भी यहाँ पर जो अरेस्टिंग है, सर्चिंग है, सीजिंग है वो वाले सारे ऑपरेशन चला सकता है। तो इस एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है। बस ये इतना सा छोटा सा अपडेट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ये एक छोटा सा अपडेट हुआ है जिसकी वजह से पंजाब अनहैप्पी है। इस आर्टिकल के अंदर ये छोटा सा कवरेज हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है गति शक्ति। अब ये गति शक्ति क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इसको एग्जैक्टली बोला गया है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। तो वेडनेसडे में इसको लॉन्च किया गया। ये हमारा पूरे भारत का एक नेशनल मास्टर प्लान है जो कि हमारे भारत को ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। देखो यहाँ पर मेन क्या होने वाला है, मेन होगा कनेक्टिविटी को हम लोग बढ़ाएंगे। एक तरीके से जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना वो और ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाया जाएगा। इसमें जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं आपस में मिलकर काम करा करेंगी। पहले क्या होता था, अलग मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, ये मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप किया जाएगा इस पूरे के पूरे गति शक्ति मिशन के अंदर, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होने वाला है, हमारी कनेक्टिविटी और अच्छी होने वाली है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हम लोग ताकि आपको एक एक चीज़ करके क्लियर हो जाए। देखो आज के टाइम पर क्या होता है, मैं आपको पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। इस आर्टिकल को और भी बहुत ज़्यादा गहराई से समझना है तो एक पीआईबी पर, यानी कि जो हमारी पीआईबी वेबसाइट होती है उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड है, वो वीडियो आप देख सकते हो गति शक्ति को लेकर। अदरवाइज़ मैं आपको उस वीडियो का ही जो भी एक तरीके से कंक्लूजन है वो यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, मान लो एक रोड बनाई जा रही है, ठीक है। अब ये जो रोड है इसके अंदर जो रोड का काम है वो कोई और बना रहा है, ठीक है। मान लो नेशनल अथॉरिटी जो भी हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, एनएचआई है, ये मान लो ये वाला हाईवे बना रहा है। अब यहाँ पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हाईवे के पास है। मान लो इसके अंदर कुछ और भी काम होना था वो किसी और मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसके अंदर वायर बेचनी थी, गैस की पाइपलाइन बेचनी थी, वो इस वाली मिनिस्ट्री के पास है, ये दूसरी मिनिस्ट्री हो गई। यहाँ पर एक तरीके से ऑप्टिकल फाइबर बेचना था, उसकी भी यहाँ पर जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और मिनिस्ट्री के हाथ में। लेकिन हुआ क्या, ये रोड बनती चली गई, एनएचआई ने ये रोड बनाकर ख़त्म कर दी और इन मिनिस्ट्री को पता ही नहीं चला यार यहाँ पर ये बोर्ड बननी थी और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, हम लोग यहाँ पर ये काम नहीं कर पाए। अब रोड बन के तैयार हो गई। अब क्या होगा, अब ऐसी तो होता है रोड बन के तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद उसको तोड़ के उसके अंदर गैस पाइपलाइन लगा रहे हैं, देन उसके बाद वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं। ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रोड बन रही है यहाँ पर सारी मिनिस्ट्री का अपना अपना रोल रहेगा। एनएचआई अपना काम करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर ये मिनिस्ट्री को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये भी मिलकर साथ ही साथ काम करेंगी। इसके अंदर गैस पाइपलाइन डलनी होगी तो हाथों हाथ वो गैस पाइपलाइन डलेगी, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और डेवलप होना होगा, ऑप्टिकल फाइबर डलना होगा तो हाथों हाथ डलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोड बन चुकी है फिर उसका तोड़फोड़ करने के बाद वापस से उसके अंदर रीडेवलपमेंट हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं आपस में कॉपरेट करेंगी, सारी मिनिस्ट्रीज़ को साथ में लेकर आया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अच्छा बना सके, बेहतरीन बना सके, कनेक्टिविटी एक बार की और बहुत ज़्यादा
शानदार हो, ये मेन फोकस रखा गया है इस गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अलग से दे देता हूँ जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, एज एग्जाम्पल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इस पूरे के पूरे गति शक्ति प्लान के अंदर क्या क्या बन रहा है, पहली चीज नोट डाउन करना, यहाँ पर बन रहे हैं 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाएगा, 2 डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी जैसे 2 लाख रूट किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, मतलब 2 लाख रूट किलोमीटर का हाईवे बनाने वाले हैं। उसके बाद लगभग 220 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम्स बनाने वाले हैं। देन उसके बाद लगभग 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनाने वाले हैं, एडिशनल गैस पाइपलाइन। देन उसके बाद 109 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनेंगे, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे। ये सारे यहाँ पर आप कह सकते हो स्टेप्स उठाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा, और ये सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे कुछ आने वाले कुछ सालों में, लगभग 2025 तक यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, कितने रुपीस यहाँ पर लगाने की बात करी गई है, तो 100 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगा अंडर दिस पीएम गति शक्ति मिशन। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना, गति शक्ति क्या है, ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। 100 लाख करोड़ रुपीस का ये पूरा का पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोग्राम होने वाला है। और इसके अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या एग्जैक्टली काम होगा ये मैंने बता दिया, क्या इसका इंपॉर्टेंस रहने वाला है ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बराबर में आर्टिकल है, इंडिया ईरान ने मिलकर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से हम लोग ड्रग्स ट्रैफिकिंग से लड़ सकते। देखो, अफगानिस्तान के अंदर ड्रग्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और आज के टाइम पर भारत के अंदर भी बहुत सारा जो ड्रग्स है वो डायरेक्टली आप देख पाओगे अफगानिस्तान से आता है, ऐसा यहाँ पर बताया भी गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स ने पब्लिश किया, हमने आर्टिकल्स भी कवर करे थे। अब यहाँ पर ईरान कह रहा है हमारे यहाँ भी जो ड्रग्स का एक तरीके से आज के टाइम पर बवाल देखने को मिला है, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है ईरान के अंदर भी, वो कहाँ से आ रही है, अफगानिस्तान से आ रही है। तो इंडिया और ईरान ने मिलकर डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम लोग इस वाली प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं कि जो कि अफगानिस्तान से लगातार ड्रग्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर डाले जा रहे हैं, उससे कैसे लड़ा जा सकता है। आप कह सकते हो अफगानिस्तान के अंदर जो ये ड्रग्स का प्रोडक्शन हो रहा है ये एक इलीगल प्रोडक्शन है, और इसकी वजह से ईरान के ऊपर काफी बुरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा ईरान ने खुद बोला। ईरान की एम्बेसी ने खुद यहां पे बोला कि इलीगल प्रोडक्शन की वजह से हमारी कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, हमारी कंट्रीज के अंदर ड्रग की ट्रैफिकिंग ज्यादा हो रही है। सेम स्टेटमेंट आया इंडिया की साइड से। तो इंडिया ईरानियन ऑफिशियल्स ने यहां पर एक आपस में मीटिंग रख रखी थी, वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत चल रही थी, उसी दौरान यहां पर ये सब कुछ हुआ है। और आपको मालूम होगा ये सब क्यों चर्चा में, ये सब इसलिए चर्चा में क्योंकि हाल ही में 15 सितंबर की बात है, जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात पर, वहां पर 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। और वो एक तरीके से जो हेरोइन है बताया गया कि वो अफगानिस्तान से ट्रैफिकिंग करी गई थी, अफगानिस्तान से वो हेरोइन आई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ईरान और इंडिया ने मिलकर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट कर सकते हैं, प्लस किस प्रकार से यहाँ पर ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग की सिचुएशन है, अफगानिस्तान से जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन दोनों कंट्रीज़ ने किया है। और यहाँ पर जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, वो उसके पीछे का रीज़न क्या है मैंने आप लोगों को बताया। 15 सितंबर को ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये देखो 15 सितंबर की बात नहीं है, 15 सितंबर से पहले भी और 15 सितंबर के बाद भी यहां पर रेगुलरली हम लोग को इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वो इंसिडेंट्स क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर आप देख पाओगे, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन को पकड़ा था। ये हेरोइन एग्जैक्टली इसको बोलते हैं। देन उसके बाद कहां पे पकड़ी गई थी, मुंद्रा पोर्ट पर। मुंद्रा पोर्ट कहां पर है ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला गुजरात वाले एरिया में मुंद्रा पोर्ट है। अब यहाँ पर आपको देखना यह है, मुंद्रा पोर्ट के अलावा ये जितने भी पोर्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ सभी जगह पर कहीं ना कहीं ड्रग्स को पकड़ा जा रहा है। और ये सारा ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से यहाँ पर ये सारा ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्राप्त हुई है। आप देख पाओगे 24 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है। 24 जनवरी में यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 8 किलोग्राम हेरोइन पकड़ा गया था। फिर 9 मई को, 28 सितंबर को, 20 मार्च, 19 मार्च, फिर उसके बाद 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, आप देखो लगातार 7 मई, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 10 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर, 18 सितंबर, लगातार आप देख पाओगे हेरोइन की कैप्चरिंग हो रही है, हेरोइन को पकड़ा जा रहा है। और यहाँ पर ये सब का सब जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर प्लस उसके बाद यहाँ पर ईरान के अंदर काफ़ी हद तक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। हालांकि ईरान खुद अपना एक ऐसा एरिया है जहाँ पर भी ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, ओपियम का प्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो ईरान ने बातचीत करी है भारत के साथ मिलकर कि किस प्रकार से हम लोग अफगानिस्तान से इस वाली दिक्कत को ख़त्म कर सकते हैं।
अब आप कहोगे इसके पीछे का रीज़न क्या है, इंडिया के अंदर इतनी ट्रैफिकिंग क्यों देखने को मिलती है। चलो ईरान के अंदर हो रही है, इंडिया के अंदर इतनी क्यों, ईरान के अंदर हो रही है क्योंकि मतलब बॉर्डर साझा करता है अफगानिस्तान से ईरान, तो वहाँ पर तो देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे क्यों देखने को मिलती है, तो इंडिया के अंदर इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इंडिया एक सैंडविच, जैसे सैंडविच होता है ना, बीच में यहाँ पर सामान आ जाता है, ऊपर नीचे ब्रेड है, तो बिल्कुल यही आप देख पाओगे यहाँ पर यह हाल है। इंडिया के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल है और वेस्टर्न साइड में गोल्डन क्रीसेंट है, बीच में फंस जाता है भारत। गोल्डन ट्रायंगल बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार। ये चारों कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर आप कह सकते हो ओपीएम यानी कि एक तरीके से अफीम हो गया या ड्रग्स हो गया, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर जो गोल्डन क्रीसेंट के अंदर आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये कुछ इस प्रकार की 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर अगेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ड्रग्स का। तो इन दोनों एरियाज़ के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसमें फंसता कौन है, इंडिया। इंडिया यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बीच में आ जाता है और यहाँ पर ड्रग की ट्रैफिकिंग काफ़ी हद तक देखने को मिल जाती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी को लेकर ये बातचीत हुई है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अभी लगातार चर्चा हो रही थी कि भारत के अंदर कोल का शॉर्टेज हो चुका है, प्लस यहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी जाया करेगी, काफ़ी देर तक जाया करेगी, पावर कट आउट हो जाएगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर जो ये भी कोल क्राइसिस के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही है वो बिल्कुल बेसलेस हैं, यहाँ पर कोई भी इसका बेस है नहीं। कोल क्राइसिस की रिपोर्ट्स यहाँ पर बेकार हैं, हमारे पास अच्छी मात्रा में आपको एनर्जी देखने को मिलेगी, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहना है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार कोल शॉर्टेज की हमारी कंट्री के अंदर, इस चीज़ को देखते हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आप कह सकते हो देखा कि देखो देयर इज़ नो शॉर्टेज एंड टर्म्ड दीज एब्सोल्युटली बेसलेस। यहाँ पर बोला कि देखो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब गलत हैं, बेसलेस हैं, हमारी कंट्री में कोई शॉर्टेज नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने बोला इंडिया एक पावर सरप्लस कंट्री देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ मिसेस सीतारमन है, इन्होंने हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से बातचीत करी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करी। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करवाई है कि देखो यहाँ पर बिल्कुल बेसलेस रिपोर्ट है। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें कोल शॉर्टेज की तो बिल्कुल भी नहीं है, आने वाले 4 साल के लिए आपको हमारे पास कोल देखने को मिलेगा और यहाँ पर इतना ज़्यादा हमारे पास एब्सोल्युटली कोल रखा पड़ा है, ऐसा इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट को बेसलेस बताया गया है, ये एक आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हो। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कोई एग्जाम के लिए कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये आर्टिकल आगे पब्लिश हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया है। प्लस यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग फैक्ट्स आ जाते हैं कोल के बारे में, क्योंकि कोल जो मिनरल और रिसोर्सेज है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो कोल के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो कोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपका टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। कोल बेसिकली एक ऐसा आपको फॉसिल फ्यूल देखने को मिलेगा जो कि भारत के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बिजली को उत्पादन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पर जो कोल है वो लगभग बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर भारत के अंदर कोल ये पाया जाता है काफ़ी भरपूर मात्रा में, मैंने आपको बताया। और बोला गया आज के टाइम पर जो हम कोल यूज़ कर रहे हैं ना, ये कैसे बना है, लगभग मिलियन ईयर्स एगो बड़े बड़े यहाँ पर फर्न्स वगैरह ये सब दफनाए गए थे, ये सब दफन हो गए थे जो अर्थ की लेयर्स है उसके अंडर में। तो यहाँ पर उसके बाद ये कुछ सालों के बाद, आप कह सकते हो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हम लोग को ये कोल के रूप में देखने को मिलता है। ये हम लोग को कोल प्रोवाइड हुआ। कोल को हम लोग बरीड सनशाइन भी बोलते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोल की माइनिंग खोद खाद के निकाला जाता है तो उसको बरीड सनशाइन भी बोला जाता है। आज के टाइम पर दुनिया में कौन कौन कोल का लीडर प्रोड्यूसर है ये आपको ध्यान रखना है। चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये 5 कंट्रीज है जहाँ पर कोल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। प्लस भारत के अंदर कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर कोल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, वह है रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। कोल लगभग आपको 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में ध्यान रखना। पहली बात यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 4 से 5 प्रकार के आपको कोल देखने को मिल जाता है। एक होता है पीट, एक होता है एग्नाइट, एक होता है सब बिटुमिनस और एक होता है बिटुमिनस और उसके बाद एक होता है एंथ्रेसाइट। ये आपको कोल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो कोल है इनकी रैंकिंग अपने आप में डिपेंड करती है। देखो जिस कोयले के अंदर कार्बन ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग कार्बन से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और उससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर इनकी रैंकिंग डिपेंड करती है। अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो इनकी रैंकिंग भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। कोल के अपने बहुत सारे यूज़ हैं। देखो कोल के अपने यूज़ है, अगर हम बात करें कोल से कोक बनाया जाता है। कोक बनाने के बाद आप कह सकते हो कोक के बाद यहाँ पर उस कोक का इस्तेमाल करते हैं आयरन को बनाने के लिए, अदर मेटल्स बनाने के लिए। उसके बाद कोयले से कोल तार बनाया जाता है और आप कह सकते हो कोल तार से बनाया जाता है कुछ सारे कलर्स, ड्रग्स और भी परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं।
फिर अगेन कोल से कोल गैस बनाई जाती है और कोल गैस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो कोयले के अपने आप में बहुत ज़्यादा यूजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस उसके बाद और छोटी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हम लोग। इंडिया आज के टाइम पर चौथा लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर। भारत के अंदर कोल जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन कौन से एरियाज़ हैं, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये मैंने आपको बताया था। ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कोल देखने को मिलेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमने अलग से इन्फॉर्मेशन ली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है कि नेपाल से यहाँ पर बहुत सारा डुप्लीकेट टी आया है, चाय, ठीक है। तो इसकी वजह से आज के टाइम पर इंडिया की जो दार्जिलिंग वाली चाय है ना, ये काफ़ी हद तक चिंता में देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका नाम बदनाम होगा। इंडिया से जो चाय आ रही है वो दार्जिलिंग के नाम पर आ रही है और वो डुप्लीकेट है, तो इससे यहाँ पर दार्जिलिंग टी का जो नाम है वो काफ़ी हद तक बदनाम होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। आप देख पाओगे लगातार यहाँ पर मतलब काफ़ी लंबे सालों से हम लोग टी का इंपोर्ट कर रहे हैं। किससे? बहुत सारी कंट्री से, कीनिया से, श्रीलंका से भी करते हैं। कीनिया और श्रीलंका ने भी हम लोग को बहुत सारा डुप्लीकेट यहाँ पर ये चाय भेजी है, डुप्लीकेट टी भेजी है, ठीक है। और उसके अंदर आप आज के टाइम पर एक तरीके से नेपाल भी आ जाएगा। तो नेपाल ने भी यहाँ पर डुप्लीकेट दार्जिलिंग टी भेजी है और आप कह सकते हो आज के टाइम पर एक कंसर्न वाली बात पैदा हो रही है। और ये जो स्टेटमेंट है ये है टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बोला ये एक खतरा आ चुका है हमारे पास। जो नेपाल ओरिजिन टी है ना, ये रिपोर्टेडली रेगुलरली यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में है उसको एज अ प्रीमियम दार्जिलिंग टी बोला गया है। लेकिन हुआ क्या है, ये डुप्लीकेट टी देखने को मिला है। डुप्लीकेट टी की इंपोर्टिंग हो रही है और इससे जो दार्जिलिंग टी का एक ब्रांड इमेज बना पड़ा है, क्योंकि दार्जिलिंग टी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्रांड है। तो यहाँ पर इसका नाम कहीं ना कहीं बेकार हो रहा है, इसका नाम डूब रहा है। तो ऐसी कंसर्न वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लगातार एक एफर्ट लगाया जा रहा है टी बोर्ड के थ्रू और हम लोग मिलकर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हम लोग चेक करें जो एक तरीके से जो दार्जिलिंग टी का जो ब्रांड है डैमेज हो रहा है, इसके ऊपर चेक किया जाए, इसको एक तरीके से बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से अगर चीज़ें चलती रहीं तो कहीं ना कहीं दार्जिलिंग टी का नाम पूरी तरह से डूब जाएगा। तो उसके बेसिस पर हम लोग को जो डुप्लीकेशन इंपोर्ट है इसके ऊपर चेकिंग करनी पड़ेगी, इस डुप्लीकेशन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये हम लोग एक काम कर सकते हैं। आज के टाइम पर करंट अगर हम बात करें ट्रेड जो व्यापार है इंडिया और नेपाल के बीच में, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये अलाउ करता है सैनिटरी फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट्स को। जब भी आप लोग यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को किसी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पर आप कह सकते हो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आपको स्ट्रिक्टली चेकिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पर किस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। और आज के टाइम पर हम लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कीनिया से हम लोग बहुत सारा चाय खरीदते हैं, श्रीलंका से लेते हैं, प्लस उसके बाद आप देख पाओगे नेपाल से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, मतलब कि यहाँ पर इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। ये आराम से बिल्कुल इनके ऊपर कोई भी चार्जेस, कोई भी ड्यूटी, कोई भी टैक्सेस नहीं लगते हैं। आराम से ये लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करते करते आज के टाइम पर ये लोग डुप्लीकेट इंपोर्ट करने लगे हैं। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके रिगार्डिंग एक स्टेप उठाया जाएगा और एक रोबस्ट स्टेप उठाने के लिए एफएसएसआई को आगे लेकर आया गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, पेज नंबर 1 पे समझाया था कि जो कोवैक्सीन है उसको बच्चों के लिए लेकर आया गया है। मतलब बच्चे जो भी लगभग 2 से 18 साल के बच्चे होंगे उनके लिए अब यहाँ पर कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया, वो भी अब कोवैक्सीन को ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे बोला गया कि देखो उन्हीं बच्चों को दिया जाए जिनको ज़रूरत, अब जिनको ज़रूरत नहीं है उनको ना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। लेकिन जिनको ज़्यादातर ज़रूरत है, जो सफ़र कर रहे हैं प्रॉब्लम से, उनको देना बेटर रहने वाला है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इस पिक्चर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप आइडिया रख सकते हो, बाकी आप स्किप कर सकते हो। अभी हमने देखा भारत बायोटेक कोवैक्सीन ने रेकमेंड किया कि अब एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन किया जाएगा। 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ये वैक्सीन दी जाएगी, 2 डोजेस दी जाएंगी। ये सब हमने कल डिटेल में देख लिया था। अब बात करते हैं इस प्रकार से और भी दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है और वैक्सीनेट किया भी गया है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया के अंदर भी लगभग 6 साल के बच्चे हैं, 6 साल से ऊपर वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर ये वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। डेनमार्क और स्पेन की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्रांस हो गया। फ्रांस के अंदर लगभग 50% से ज़्यादा 12 से लेकर 17 साल के बच्चे फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं। चाइना और यूएई की बात करें, यहाँ पर भी 3 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। यूएस, कनाडा और जर्मनी की बात करें तो जितने भी बच्चे लगभग 12 साल से ऊपर है उनको भी वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव कर दिया गया है। स्वीडन की बात करें तो चिल्ड्रन यहाँ पर जिनके जो कि एक तरीके से काफ़ी हद तक बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी अलाउ किया गया। क्यूबा की बात करें तो जो यहाँ पर चिल्ड्रन है एक तरीके से 2 साल के हैं और 2 साल से ऊपर के हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया गया है। मतलब भारत के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो भी कंट्रीज़ के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन
को अलाउ किया गया है उनके नाम ये है, प्लस इसके अंदर इंडिया को और इंक्लूड कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कोई इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हो। हाँ, अब आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। ये एक आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा पिछले 2 दिन पहले मैंने डेली करंट अफेयर के वीडियो में आपको एक स्कीम के बारे में पढ़ाया था, पाक बे स्कीम करके। ठीक है, पाक बे स्कीम में मैंने आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरमैन्स को लेकर एक डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट मैंने डिटेल में समझाया था। आज हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो एक तरीके से भारत से हेल्प मांग रहे हैं कि भारत एक एक्शन उठाए, एक एक्शन ले जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में फिशरमैन को लेकर डिस्प्यूट होते हैं, उस पूरे विवाद के ऊपर। अब ये विवाद क्या है पहले हम लोग इसको समझेंगे, और इस लाइन के ऊपर ध्यान रखना, इंडिया फिशरमैन आर क्रॉसिंग द मैरीटाइम बाउंड्री। इंडिया के जो फिशरमैन है आज के टाइम पर मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। उसी वजह से आज के टाइम पर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो भी ये डिस्प्यूट होते हैं वो फिशरमैन को लेकर, वो ये डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें बताऊंगा वो सब आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, उसको आप लोग रीडअप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आप मैप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया के नीचे की साइड का मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके नीचे आपको ये श्रीलंका देखने को मिलेगा। इधर तमिलनाडु हो गया, इधर केरला हो गया, इधर आपको ये श्रीलंका देखने को मिलेगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है एक पाक स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट यहाँ पर देखने को मिलता है। इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा, और ये वाला एग्जैक्टली एरिया जहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ वो पाक बे वाला एरिया है। अब जो ये एरिया, यहाँ पर मछलियाँ बहुत होती हैं, जो फिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो तमिलनाडु के मछुआरे क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर मछली मारने जाते हैं, यहाँ पर जाकर मछली को कैप्चर करने जाते हैं, और इनकी इनकम ऑफ सोर्स भी आपको देखने को, सोर्स ऑफ इनकम भी देखने को मिलेगा। यहाँ से मछली पकड़कर पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, ये लोग मछली पकड़ते पकड़ते क्या करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की बाउंड्री में आ जाते हैं। होता क्या है आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी काफ़ी बार समझाया है कि सभी के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो भारत का यहाँ पर मान लो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, समुद्र के अंदर ये बाउंड्री है, इसके अंदर वाला एरिया भारत का है, ये जो बाहर वाला एरिया ये सब इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एरिया ये वाला बचा ये श्रीलंका का है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं यहाँ तक आए, यहाँ पर फिशिंग करते 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 यहाँ पे क्या कर गए, श्रीलंका की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, और इसकी वजह से इतना डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि गोलियां भी चल जाती हैं। श्रीलंका की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर इन तमिलनाडु के मछुआरों को पकड़ के ले जाती है। अभी इनफैक्ट यहाँ पर आपने देखा होगा हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था कि गोली भी चल गई थी, यहाँ पर डेथ भी हो जाती है, लोग आपस में लड़ जाते हैं। तो एक डिस्प्यूट अपने आप में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर श्रीलंका बोल रहा है कि देखो भारत यहाँ पर एक एक्शन उठाए तो ज़्यादा बेटर है, इसको लेकर आपको डिस्प्यूट कम करने होंगे, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अभी मैंने आपके लिए एक वर्ड बताया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि जो कोई कंट्री है, कोई कंट्री की ये से बात है बाउंड्री के साथ साथ, ये तो यहाँ पर लैंड वाली बाउंड्री हो गई, लैंड बाउंड्री के साथ साथ वाटर बाउंड्री भी होती है ना। तो वो कितनी होती है, मान लो यहाँ पर ये इंडिया का एक तरीके से लैंड है, मान लो यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया का लैंड है, इंडिया के लैंड के आगे कितना पानी इंडिया के क्षेत्र के अंदर आएगा ये आपको ध्यान देना है। तो इंडिया के क्षेत्र के अंदर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में होता है। मान लो मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ, ये इंडिया का यहाँ पर बेस लाइन हो गया, इस बेस लाइन से आप आगे जाओगे तो जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का पानी होगा वो इंडिया के अंदर में आएगा, बाकी जो बाहर का पानी होगा वो सब इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आएगा। तो इसके अंदर से अगर कोई शिप गुजरता है किसी दूसरी कंट्री का, उसको भारत से पहले परमिशन लेनी होगी। ऐसे हर कंट्री के साथ है, हर कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो यहाँ पर हर कंट्री से परमिशन लेनी होती है अगर यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री का जहाज यहाँ से निकलता है तो। ठीक है, ये डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा, हाल ही में हुआ भी था। तो ये सारी यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो बाउंड्री है इसको क्रॉस करके जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका की बाउंड्री में आ जाते हैं, और इसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होता हुआ नजर आता है। पाक स्ट्रेट क्या होता है सब हमने डिस्कस कर लिया। आज के टाइम पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे, ये जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए। तो फिशरमैन का कंसर्न क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये क्या क्या एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, चाइना और ताइवान का इशू लगातार आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, और अगेन यहाँ पर न्यूज़ में आ चुका है। यहाँ पर बोला गया चाइना के द्वारा एक स्टेटमेंट, ड्रिल्स, फ्लाइट्स, इन सब की ज़रूरत है चाइना को ताइवान को डिफेंड करने के लिए। चाइना
का रिसेंटली आपने देखा होगा मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका है ताइवान के अंदर। ताइवान में अभी हाल ही में काफ़ी सारे प्लेन उड़ा दिए थे चाइना ने, उसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। चाइना की जो मिलिट्री है लगभग 56 प्लेन यहाँ पर इन्होंने ताइवान के ऊपर से उड़ा दिया। ताइवान इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के जो डिस्प्यूट है वो बहुत पुराने हैं, ठीक है, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। इनफैक्ट जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट हुआ करता था। सुनते रहना ध्यान से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन उस समय यहाँ पर आप कह सकते हो कि जापान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लगभग 1895 के आसपास की बात है, जापान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। जापान ने ताइवान के ऊपर भी कब्जा किया, ताइवान के साथ साथ कोरिया के ऊपर भी कब्जा किया, चाइना के बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। उस समय बहुत पावरफुल हुआ करता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर जब से हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पर देखने को मिला। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी वर्ल्ड वॉर हुए थे हमारे, और उसके बाद यहाँ पर जापान की काफ़ी बुरी हालत हुई थी। आपको मालूम होगा हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बॉम्बिंग करी यूएसए ने, हालत काफ़ी बेकार हो चुकी थी। तो अब जापान की जब हालत ख़राब हुई तो जापान पीछे हट गया था, यानी कि ताइवान वाला जो आइलैंड था इसको यहाँ पर छोड़ दिया, और चाइना ने धीरे धीरे यहाँ पर वापस से अपनी कैप्चरिंग करी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर डिस्प्यूट चलते रहे, लगातार विवाद चलते रहे। चाइना से यहाँ पर एक लीडर थे जो केपीटी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, वो यहाँ पर पहुँच गए ताइवान में, क्योंकि उनको भगा के वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि वो लंबे समय से शासन कर रहे थे चाइना के अंदर। अब यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं था कि लंबे समय से कौन लीडर शासन कर सकता है, तो यहाँ पर उनको मार पीट के भगाया गया और वो ताइवान में आ गए केपीटी के लीडर। अब ताइवान में आने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने अपना तरीके से चीज़ें चलानी चालू कर दी। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे चाइनीज वो जो ताइवान के अंदर बहुत सारे लोग ले रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं चाइनीज़ लिंक बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर चाइना और ताइवान के बीच में ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या है, अभी रिसेंटली काफ़ी हद तक रिलेशंस खराब हो चुके हैं, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि ताइवान एक सॉवरन स्टेट बने। चाइना इसी वजह से मना करता है। चाइना कहता है जो ताइवान है ये चाइना का ही पार्ट है, और चाइना की एक पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है, वन कंट्री टू सिस्टम, मतलब चाइना ताइवान एक ही कंट्री है, यहाँ पर सिस्टम अलग अलग है, सरकारें अलग अलग चल रही है, लेकिन कंट्री एक ही है। चाइना का ये वाला आपको रूल देखने को मिलेगा, ये ताइवान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इन दोनों के जो रिलेशन है काफ़ी हद तक ख़राब है। आज के टाइम पर चाइना चाहता है ताइवान को वापस से अपने कब्जे में लेकर आना, और आने वाले साल के अंदर देखो जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनका एक स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देखा है, हाल ही में हमने उसको भी एनालाइज किया था। स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि साल 2026 तक हो सकता है कि कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जाए, और वो स्टेप ये हो सकता है कि ताइवान के अंदर वो इन्वेड करने की कोशिश करेंगे, घुसने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर भी कैप्चरिंग करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, तो ये है सिंपल सा आर्टिकल, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। यहाँ पे देखो अभी हमने डिस्कस किया था कोल शॉर्टेज के बारे में, कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं कोल शॉर्टेज कुछ भी नहीं हुआ है। जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कोल शॉर्टेज के ऊपर वो सारी बेसलेस रिपोर्ट है। लेकिन आप देख पाओगे उसी के बाद एक आर्टिकल पब्लिश होता है पेज नंबर 15 पर, और यह आर्टिकल बताता है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो आज के टाइम पर काफ़ी हद तक खतरे में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोल का शॉर्टेज हो रहा है। कोल के शॉर्टेज अगर हो जाता है, इससे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हमारी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के अंदर आपको कोल की ज़रूरत पड़ती है। कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी के बेसिस पर आप लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम को जनरेट कर रहे हो, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कर रहे हो। आज के टाइम पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर लगभग 40% तक का कोल इस्तेमाल होता है, और अगर यहाँ पर कुछ टाइम तक कोल नहीं आया तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री 6 महीने तक बंद हो जाएगी, और इसके बंद होने के बाद आप कह सकते हो इकोनॉमी वगैरह भी डाउन देखने को मिलेगी, प्लस इस इंडस्ट्री को काफ़ी बुरा झटका लगेगा। ये आप लोग देख पाओगे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है उस आर्टिकल में मैं डिटेल में जाता हूँ, यहाँ पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया आप इसके बारे में रख सकते हो। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो आज के टाइम पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और साल 2021 के अंदर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर बोला गया $100 बिलियन तक का ट्रेड देखने को मिलेगा साल 2021 के अंदर, और अभी तक जो क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 3 तक यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग $90 बिलियन तक का ये ट्रेड हिट होगा। और ये जो ट्रेड है ये 2019 के कंपैरिजन में भी आज अब की बार बढ़ा है। मतलब हम बात कर रहे थे कि व्यापार कम होगा चाइना और इंडिया का, ये सारे रिलेशंस खराब होने की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना से पहले यहाँ पर जो एक तरीके से ट्रेड होता था उससे भी ज़्यादा ट्रेड इस साल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा बताया गया। भारत का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो लगभग $100 बिलियन का क्रॉस करेगा 2021 के अंदर, और अभी मैंने आपको बताया 30% तक जंप देखने को मिल रहा है। मतलब साल 2019 के अंदर जितना ट्रेड हुआ था उससे अब की बार 30 गुना ज़्यादा आपको 30% तक का जंप देखने को मिलेगा। अब की बार और भी ज़्यादा ट्रेड हुआ है, और भी ज़्यादा व्यापार हुआ है। इंडिया का एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडिया का इंपोर्ट,
ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही चीज़ें देखने को मिली है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या क्या है, तो भारत ने एक्सपोर्ट किया है आयरन और कॉटन, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट करी हैं। प्लस उसके बाद इंपोर्ट क्या क्या है, तो इंडिया ने इंपोर्ट किया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मशीनरी, और उसके बाद यहाँ पर जो मेडिकल सप्लाईज होती है इन सबको इंपोर्ट किया है। लगातार हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन इस साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या है ये चीज़ें आप लोग देख पाओगे। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आज के टाइम पर भारत और चाइना का जो ट्रेड है, इन दोनों ट्रेड के मामले में काफ़ी हद तक ये कंट्री आगे निकल चुकी है। अब चलते हैं आगे, हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। देखो आते हैं एडिटोरियल पर। आज कुछ खास एडिटोरियल है नहीं, यहाँ पर बात करी गई है वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर आपको समझ में आ गया होगा, अफगानिस्तान के 9/11 अटैक के बारे में चर्चा हो रही है। काफ़ी दिनों बाद आया है 9/11 अटैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्या क्या था, प्लस इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या मेंशन करने की कोशिश करी है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है। आर्टिकल आज कुछ खास इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है, इसी वजह से आज न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आपको जल्दी देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के बारे में चर्चा हो रही है, नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, और ये आर्टिकल आप देख पाओगे। यहाँ पर बात हुई है अभी हाल ही में जो G20 समिट हुआ है उसमें अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई है, क्या क्या डिस्कशन हुआ है ये हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर चर्चा हो रही है। इस आर्टिकल पर मत पाना, ये आर्टिकल आप पढ़ोगे, इसमें हम लोग समझेंगे क्या बोला है, टू द पॉइंट बात करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना ये वाला आर्टिकल देखते हैं। ये वाला आर्टिकल में बात हो रही है हाल ही में G20 की समिट देखने को मिली है। G20 कंट्रीज़ के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना, याद हो चुके होंगे, पिछले कुछ दिनों से रेगुलरली हम लोग रोज़ाना कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया जो G20 की समिट हुई है, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर बहुत सारे एक तरीके से अपने स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहला, अफगानिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ज़रूरत है। अफगानिस्तान, देखो ये जो G20 की समिट हुई है ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुआ है, मतलब पूरा टॉपिक इनका अफगानिस्तान था। और बोला गया इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर, अफगान पीपल के अंदर। इनफैक्ट इंडिया क्या दुनिया भर कंट्रीब्यूट कर सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या क्या बोला गया, इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाना चाहिए, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहिए। वहाँ पर आप लोग रिलीफ प्रोवाइड करवाओगे, वो एक ज़्यादा बड़ा स्टेप है ताकि अफगान पीपल ये जो दिक्कत है यहाँ से निकल सकें। और ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पर काफ़ी हद तक क्राइसिस से गुजर रही है। उनको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करवाना एक मेजर स्टेप यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद काफ़ी सारा फंड है जो कि हम लोग यहाँ पर एज अ रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बात की गई, जो तालिबान है, तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान के अंदर। टेक ओवर करने के बाद अफगानिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, मतलब तालिबान जब से आया है ना अफगानिस्तान के अंदर, तब से इनका फंड वगैरह पूरा का पूरा सूख चुका है, मतलब सूख चुका है, ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ यूएस ने जो भी अपना फंड्स वगैरह ये देते थे, रिजर्व्स प्रोवाइड करवाते थे, वो सारे रिजर्व्स यूएस ने भी फ्रोज कर दिए, बंद कर दिए हैं। प्लस यहाँ पर आज के टाइम पर तालिबान सरकार ने यहाँ पर एक तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है कि यहाँ पर जो वेमेन है उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। तो इससे तालिबान की हालत, अफगानिस्तान की जो हालत है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ज़रूरत यह है कि अफगानिस्तान को कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया जाए, इंश्योर करा जाए कि यहाँ पर इनको कुछ अमाउंट मिल जाए ताकि लोग थोड़ा सा ग्रो करने लगे। तो जो G20 की समिट हुई, इस समिट के अंदर जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया कि हम लोग $1.15 बिलियन जो है अफगानिस्तान को देने वाले हैं। अफगानिस्तान के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इतना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो है अफगानिस्तान अपने क्राइसिस से निकल कर आए, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं, अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं, प्लस यहाँ पर अफगानिस्तान से जो लोग भागे हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर निकल कर, उनको भी हेल्प प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद यूएस और चाइना की अगर हम बात करें तो यूएस और चाइना ने मिलकर भी यहाँ पर लगभग बताया कि $1.1 बिलियन तक का ये लोग भी डोनेशन देने वाले हैं, ठीक है। ये एक कॉन्फ्रेंस में बताया था, जिनेवा के कॉन्फ्रेंस में बातचीत करी गई थी पिछले महीने जो कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इंडिया ने देखो यहाँ पर असिस्टेंस के लिए बात तो करी है, लेकिन इंडिया ने अभी भी कोई अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है कि हम लोग कितना मॉनेटरी फंड देने वाले हैं या फिर कोई फूड असिस्टेंस देने वाले हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया इन सब चीज़ों का कि हाँ देखो यहाँ पर ये सारा काम करना चाहिए, अफगानिस्तान को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर अपना एक तरीके से अभी एक ना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है। रीज़न बिंग क्या है? रीज़न सबसे पहली बात देखो आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना, अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है।
टेररिज्म बढ़ रहा है, पाकिस्तान की वजह से भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का लिंक भी आज के टाइम पर आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। इनके जो टेरर ग्रुप्स हैं वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आप देख पाओगे हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले, जम्मू एंड कश्मीर में इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं हम लोग को, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ को मारा गया है। तो इस प्रकार के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग इस चीज़ से निपट लें, ठीक है, इससे निपट लें, देन उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इंडिया यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस रख रहा है। तो इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है, इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है इनके अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर अफगान पीपल्स को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा और यहाँ पर फूड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएगा। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पूरी तरह से हेल्प करेगी, प्लस उसके बाद जो वीज़ा वाला एरिया है उसके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक छूट देने वाली है अफगान पीपल को, ठीक है। तो यहाँ पर इससे काफ़ी हद तक जो अफगान के लोग हैं उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर ज़रूरत भी है कि यहाँ लोग, मतलब लोग जो आम नागरिक हैं उनकी हालत ख़राब है, तो इंडिया यहाँ पर दोबारा फूड एड प्रोवाइड करवा सकता है, मतलब कि एक तरीके से जो खाना वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता है। और जैसे कि वीट हो गया, गेहूँ हो गया, फोर्टिफाइड बिस्किट हो गए, या फूड कुछ और पैकेज फूड हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता है डायरेक्टली काबुल के अंदर। तो ये एक मेजर स्टेप हो जाएगा भारत का, अगर भारत यहाँ पर ये सारे काम करता है तो यहाँ पर आप देख पाओगे अभी फिलहाल कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम पर हम लोग भी अनाउंसमेंट करें, प्लस यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो लोग आज के टाइम पर भूखे मर रहे हैं उनको यहाँ पर एक हेल्प प्रोवाइड करवा सके। तो ये इस एडिटोरियल के अंदर ये ऑथर ने लिखा है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है एक चीज़। उसके बाद एक आर्टिकल हम लोग ये वाला कवर करते हैं, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट ये वाला भी एक यूनिक आर्टिकल है। यहाँ पे बात हो रही है सोइंग बेटर टू ईट बेटर। यहाँ पर अच्छा उगाओगे तो आपको खाने को भी अच्छा ही मिलेगा। बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, हमारे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम के बारे में। जो फूड सिस्टम है उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको फूड सिस्टम को थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से हेल्थ है कंट्री की, वो कहीं ना कहीं जो हमारी एग्री फूड है कंट्री का, वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है लोगों की हेल्थ को। मतलब कि हमारे कंट्री के अंदर एक अच्छा पौष्टिक खाना होगा, अगर वो पौष्टिक खाना लोग खाएंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर खाना ही यहाँ पर पौष्टिक नहीं होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होंगे, और लोग वो सारा खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के अंदर न्यूट्रिशन कोई नहीं जाएगा नहीं, लोगों के यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होगी नहीं। तो यहाँ पर जो कंट्री की ओवरऑल हेल्थ होती है वो डिपेंड करती है कंट्री के फूड सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पर ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं ये निकल कर आई है 5वीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के थ्रू। ये इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें सजेस्ट करी हैं। इन्होंने बोला देखो यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन को लेकर जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। मतलब बहुत सारे राज्यों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। इस सर्वे के अंदर बताया गया लगभग 17 राज्य, 5 यूनियन टेरिटरीज, लगभग यहाँ पर इसके अंदर 54% कॉम्प्राइज करता है ये इंडिया की पॉपुलेशन को। मतलब कि 17 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पर आपको भारत की लगभग 54% की पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये लोग बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। इन लोगों को एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डाला गया है। इनके पास एक तरीके से पौष्टिक भरपूर खाना नहीं आ रहा है, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया को अपने फूड सिस्टम के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, एक न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा लोगों को। इंडियंस के लिए क्या है, टू ईट बेटर। अगर यहाँ पर अच्छा खाना है तो इंडिया को उगाना भी अच्छा ही पड़ेगा। ये यहाँ पर इस आर्टिकल की हेडिंग दी गई। नाउ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना डाइटरी पैटर्न, आपका न्यूट्रिशन पैटर्न, आपका प्रोडक्शन का पैटर्न, इन सब के अंदर बदलाव करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के अंदर एक इंप्रूवमेंट चाहिए। एक इंप्रूवमेंट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट को आप लेकर आओ, वाटर सैनिटेशन को आप इंप्रूव करो, साफ सफाई रखो, हाइजीन के ऊपर ध्यान दो, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दो, एडुकेशन के ऊपर ध्यान दो, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दो, इसका एक इफेक्टिव यूज़ हो सके। तो यहाँ पर आप इतने एक पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हो, इससे बहुत बड़ा बदलाव आपको इंडियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सब के अंदर प्रॉब्लम वो है मालन्यूट्रिशन की। मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, ठीक है। अच्छा खाना ना मिलने की वजह से शरीर के अंदर कुपोषण वाली बीमारी देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक कंप्लीट फूड नहीं मिल पा रहा है जिसमें यहाँ पर आपको कार्ब्स मिल रहे हो, प्रोटीन मिल रहा हो, फैट्स, हेल्दी फैट्स मिल रहे हो, कार्ब और ये सारी चीज़ें जो मिलनी होती है वो नहीं मिल रही हो। तो यहाँ पर वो एक तरीके से माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाता है। और कोविड-19 ने यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो इशू है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज़्यादा हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है पहले से हिट चल रहा है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हमारे कंट्री का एग्री फूड सिस्टम है आज के टाइम पर वो बहुत सारी नई नई दिक्कतें फेस कर रहा है, ठीक है। कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को देखने की दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगातार देख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एग्रीकल्चरल को लेकर एक नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर सकते हो, इससे आप लोग काफ़ी
काफ़ी हद तक चीज़ों से टैकल कर पाओगे। जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है आज के टाइम पर हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत की इकोनॉमी का, क्योंकि भारत का एक तरीके से बहुत सारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का होता है और एग्रीकल्चर से भारत की जो इकोनॉमी है काफ़ी हद तक डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगी। इंडिया सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करवाता है, मतलब इतना हम लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं कि हम लोग लोगों को खिला सकें, प्लस उसके बाद दुनिया भर की मतलब लोग हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ है, उनको भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आज के टाइम पर एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक अर्जेंट नीड है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर रीओरिएंटेशन करें, जो हमारा एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है इसके अंदर बदलाव करें। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा जो फार्मर की इनकम वगैरह है ये भी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आए, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ लोगों के अंदर एक न्यूट्रिशियस फूड है ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। ये सारी बातें क्यों बोली जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वर्ल्ड फूड डे का अब की बार का थीम है साल 2021 का आवर एक्शन आवर फ्यूचर, हमारे एक्शंस और हमारे ही यहाँ पर भविष्य होने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रोडक्शन अच्छा करना पड़ेगा, बेटर प्रोडक्शन होगा, बेटर न्यूट्रिशन होगा, आप अच्छा उगाओगे, अच्छा खाओगे, ये एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट दिए गए। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया लगभग जो 4 बेटर्स यहाँ पर जैसे बोला गया, देखो मैंने आपको बताया ना, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लाइफ, ये जो 4 बेटर नाम है ये चारों बेटर प्रेजेंट किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी हद तक हम लोगों को एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। FAO यहाँ पर क्या करेगा, आज के टाइम पर भारत जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप रखता है। 1948 की पार्टनरशिप है, बहुत लंबी पार्टनरशिप आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भारत के साथ एंगेज है लंबे समय से। अभी क्या हो सकता है, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है ताकि हम लोग अपना एग्रीकल्चर फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकें, क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्म करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज के टाइम पर बन चुका है। क्यों ज़रूरत बन चुका है मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। तो ये काम हो सकता है जनवरी, अभी यहाँ पर इस साल की बात है जनवरी कि दो जो FAO है इसने कोलैबोरेशन किया नीति आयोग के साथ, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, इन सब के साथ मिलकर यहाँ पर एक शुरुआत करी गई है नेशनल डायलॉग फॉर इवॉल्व फ्रेमवर्क की। यहाँ पर हम लोग अपने एग्रीकल्चर फूड सिस्टम को 2030 तक बदलने वाले हैं, इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने वाले हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलने वाली है, लोगों को अच्छा खाना मिलने वाला है, लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर, यानी कि एक तरीके से ऐसा दाम जहाँ पर लोग सब अफोर्ड कर सके वो खाना मिलने वाला है। तो ये फोकस रखेंगे, प्लस खाना जो बर्बादी खाने की वो कम से कम हो, तो ये मेन फोकस रखने वाले हैं, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है ये फूड सिक्योरिटी दे सकता है सभी लोगों को, तो सभी लोगों को अच्छा खाना दे सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। ये एक शानदार सा आर्टिकल था, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर आर्टिकल में छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ और काम खत्म करता हूँ। डिकंस्ट्रक्टिंग क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो क्लाइमेट की जब बात होती है तो बहुत सारी कंट्रीज निकल कर आती हैं। कौन सी कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड, मैं बोल रहा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें लास्ट में ED आ रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी है? US हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। ये लोग क्या कहते हैं, हम लोग फंड प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोग भरपूर मात्रा में पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसमें ING आ रहा है। ING मतलब इंडिया वगैरह जो भी हो गई हमारी कंट्रीज, ठीक है। हम लोग फंड प्रोवाइड करवाएंगे। हर बार यहाँ पर है US के अंदर एक एक नए प्रेसिडेंट आ गए, ठीक है। बराक ओबामा आए थे, इन्होंने बहुत बड़ा फंड डिक्लेयर किया था, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज को इतना पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने बहुत बड़ा फंड डिक्लेयर किया। जो बाइडन आए, इन्होंने बहुत बड़ा फंड डिक्लेयर किया। क्या आज तक इंप्लीमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं इंप्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पर ये मेन फोकस रखा गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस तोड़ते हो। इस आर्टिकल का क्रक्स ही यही है, मेन पॉइंट यही है। जो US प्रेसिडेंट है जो बाइडन, हाल ही में इन्होंने बोला US अपनी इनकम यहाँ पर US जो है क्लाइमेट फाइनेंस को डबल कर देगा। 2024 तक हम लोग फाइनेंस को डबल कर देंगे, क्लाइमेट को लेकर पैसा प्रोवाइड करवाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, लेकिन आज के टाइम तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उसी प्रकार से बराक ओबामा आए थे, इन्होंने भी यहाँ पर लगभग $3 बिलियन तक का अनाउंसमेंट किया था। आज तक सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन ही यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारा अमाउंट डिस्कस किया था, वो सब आया ही नहीं आज के टाइम पर। तो दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की आप बात करते हो और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको फंड की जरूरत है, लेकिन आप लोग यहाँ पर फंड प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हो और आप लोग यहाँ पर प्रॉमिस कर देते हो, उस प्रॉमिस को तोड़ देते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये बोला गया, देखो क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास ऑलरेडी यहाँ पर आपको इनफ फंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो ग्रो हो रही हैं, वो दिक्कत उनको आती है, वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके पास फंड इतना अवेलेबल है नहीं। किस चीज़ पर फंड लगाएं? अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं या फिर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर दे तो इनका काम भी एकदम से ठप हो जाएगा और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को देखते हुए बुरा हाल हो जाएगा। तो इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज आज के टाइम पर प्रॉमिस करके तोड़ रही हैं, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वो इस आर्टिकल के अंदर समझाया जाए। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, ज़्यादा इसमें डिटेल में मत जाना।
नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर उसको कवर करेंगे, ये हमने कवर कर लिया है। देखो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये वाला आर्टिकल मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, कल नहीं तो यहाँ पर एक वीडियो आने वाला है, आपको मालूम होगा मैंने तैयार तो किया हुआ है। उसमें मैं एक जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ को ऐड नहीं किया, मैंने सारे नोबेल प्राइज़ ऐड कर दिए गए हैं, ऐड कर दिया हूँ। मेडिकल का, फिजियोलॉजी जो भी है, ठीक है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, पीस, लिटरेचर, सबके मैंने नोबेल प्राइज़ ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। इसका ऐड करके मैं पूरा पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूँगा और ये आर्टिकल मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा, क्योंकि पहले आपको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। उसी नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स को लेकर चर्चा हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर वेजेस जो मजदूरी वगैरह होती है उनके ऊपर डेटा आया है, बहुत आसान है, आराम से समझेंगे, कल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आज टाइम मतलब यह है कि काफ़ी लंबा समय हो जाएगा और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड भी करवाऊंगा। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर करके। यहाँ पर मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, फिर उसके बाद आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल देखोगे तो पूरा का पूरा 9/11 अटैक के बारे में चर्चा हो रही है, पूरे 9/11 अटैक की कहानी बता दी गई। 9/11 अटैक क्या है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े क्राइसिस देखने को मिले हैं। अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस की वजह से आज के टाइम पर जो आतंकवाद है, टेररिज्म, वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो हाल ही में यहाँ पर ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी है। तालिबान ने कंट्रोल पाया अफगानिस्तान के अंदर, और यहाँ पर तालिबान है कौन एग्जैक्टली आपको मालूम होगा। तालिबान ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पश्तो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कब एमर्ज हुए थे, ये 1990s में नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर एमर्ज हुए, और आज के टाइम पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 9/11 अटैक के बैकग्राउंड की। 9/11 अटैक, ये 9/11 क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 11 सितंबर 2001 में हुआ था, इस वजह से इसको 9/11 अटैक बोला जाता है। ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था, एक टेररिस्ट अटैक था। आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर से एयरप्लेन आर पार हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो वो बिल्डिंग के अंदर अटैक हुआ था 9/11 अटैक, वो यहाँ पर अमेरिका के अंदर हुआ था। और वो उस अटैक के अंदर जैसे वो अटैक हुआ लगभग 3,000 लोगों की जान गई। अब देखो ये अटैक किसने करवाया था, तो ये अटैक जब अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन बैठाया कि अटैक किसने करवाया, अमेरिका चौंक गया उस समय पर कि भाई ऐसा हमला हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन बैठाने के बाद पता यह चला कि वो अटैक करवाया गया है एक आतंकवादी संगठन अलकायदा के द्वारा, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के द्वारा किया गया है। अलकायदा को लीड कर रहा था ओसामा बिन लादेन, और अलकायदा उस समय पाया जा रहा था कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर। और 2001 की बात करें हम लोग तो उस समय अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का ही कंट्रोल हुआ करता था, पहले भी तालिबान का ही कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। तो तालिबान का कंट्रोल था, तो यूएस को जब पता चला कि भाई ये इसने अटैक किया है, तो यूएस ने डायरेक्टली तालिबान से बोला देखो यार, ओसामा बिन लादेन को तो क्या करो, अमेरिका को दे दो और अपने कंट्री से टेररिज्म को ख़त्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा अटैक यूएस के ऊपर हुआ है, कहीं ना कहीं दुनिया भर में काफ़ी बड़ी कंसर्न वाली बातें पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को तालिबान ने नकार दिया। तालिबान ने बोला हमारे पास ओसामा बिन लादेन है ही नहीं। अब यहाँ पर इतनी डिमांड करने के बाद भी क्या है, यूएस की बात मानी नहीं। यूएस ने बोला ओके चलो अब आपको यही करना है तो करो। तो यूएस ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी अफगानिस्तान के ऊपर। यूएस और नेटो के बहुत सारे जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर घुस गए, और वहाँ पर इन्होंने तालिबान को ही शासन से हटा दिया, क्योंकि तालिबान का शासन चल रहा था। तालिबान को हटाया, अलकायदा को वहाँ से ख़त्म किया, ओसामा बिन लादेन को भी मारा, लेकिन ओसामा बिन लादेन को बाद में मारा गया 2011 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और क्या हुआ कि वहाँ पर ऐसे वॉर हुई, वॉर होने के बाद वहाँ पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान, सॉरी यूएसए ना अफगानिस्तान के अंदर सेटल हुआ। वहाँ पर जो यूएसए की फोर्सेस है उन्होंने स्टेबिलिटी को थोड़ा सा मेंटेन किया। अब क्या है ना कि वहाँ पर सरकार वगैरह बनाई, सरकार बनाने के बाद वहाँ पे इनकी फोर्सेस खड़ी करी हैं, एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर फोर्सेस वगैरह तैयार करी, सब यूएस ने किया था। यूएस ने बहुत पैसा खर्चा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्च दिया है जब से अब तक, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। एंड वक्त पे यूएस ने क्या करा, विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से। विड्रॉ करने के बाद वापस से कंट्रोल किसका आ गया है, तालिबान का वापस से कंट्रोल आ चुका है। तो ये सारा सिनेरियो आप देख पा रहे हो, मतलब घूम फिर के जो टेररिज्म है वो वापस से आ चुका है। आज के टाइम पर टेररिज्म आपको रेगुलरली बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं। ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है ओसामा बिन लादेन को लेकर, ये क्या है और ये क्या चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में जो नोट्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि भारत के अंदर आज के टाइम पर ये जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमने हाल ही में देखा कश्मीर के अंदर बहुत सारे माइनॉरिटीज़ को मारा गया है। टेररिज्म जो है भारत के अंदर बढ़ रहा है आज के टाइम पर। टेररिज्म बहुत सारी कंट्रीज़ जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद वापस से घूमकर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये सारी दिक्कत आज के टाइम पर देखने को मिल रही है, तो उनको टैकल करना पड़ेगा। आज के टाइम पर जो ये वॉर ऑफ टेरर है ना, इसका एक नया टाइम देखने को मिल रहा है। नया टाइम मतलब इनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। नई नई टेक्नोलॉजी, वेपन का कम इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम पर, साइबर टेररिज्म का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। साइबर टेररिज्म के साथ साथ डिजिटली यहाँ पर एक तरीके से अटैक करे जा रहे हैं। डिजिटली माध्यम से यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे अटैक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये बोला गया कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जो टेररिज्म है
वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो टेररिज्म है वो वर्चुअल टेररिज्म बन चुका है। एक तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी हद तक आतंकवादी हमले वगैरह देखने को मिलेंगे। भारत के अंदर बहुत सारे अटैक पहले भी हुए हैं। 9/11 अटैक तो न्यूयॉर्क में हुआ था। भारत के अंदर 26/11 26/11 अटैक यहाँ पर देखने को मिला था भारत के अंदर, होटल में, आपको मालूम होगा, ताज होटल पर। तो ये सारे टेरर ग्रुप्स नहीं करवाया था, और वो सारे टेरर ग्रुप्स आज के टाइम पर वापस से रीएमर्ज होते हुए नजर आएंगे। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे आने वाले टाइम पर भी हम लोग को इस प्रकार से टेररिज्म को लेकर और भी ऐसी सिनेरियो देखने को मिलने वाले हैं। ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है। इस वाले आर्टिकल को हम कल ही डिस्कस करेंगे, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो इसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। हाँ, ये वाला छोटा सा आर्टिकल है, इसके बारे में भी आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आज कुछ खास एडिटोरियल थे नहीं, वो एग्रीकल्चर वाला इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख पाओगे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया, कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। कल मैंने पेज नंबर 1 पर ही इस आर्टिकल को कवर किया है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से बेकार है यार। पेज नंबर 1 पे थोड़ा सा देख सकते हो, मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है, काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो आज वीडियो को हम 50 मिनट का ही रहने देते हैं, ठीक है, 55 मिनट का ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी पिछले 3 दिनों से वीडियो 1 घंटा क्रॉस कर रहा है। एक दिन 1 घंटा 5 मिनट, एक दिन 1 घंटा 12 मिनट। तो यार इतना सपोर्ट कर सकते हो। ये वाला ना, ये वाला जो आर्टिकल है, कल मैंने स्टार्टिंग में, कल के वीडियो में स्टार्टिंग में ही पेज नंबर 1 पे एक आर्टिकल है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज होते हैं, प्लस क्या सिनेरियो देखने को मिला है। भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो फ्यूल के अंदर बढ़ा है, और चीज़ों के अंदर कम हुआ है, फूड प्राइसेस पर महंगाई कम हुई है। वही आर्टिकल वापस से मेंशन किया गया है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ जब हम आर्टिकल अच्छे से कवर कर लेंगे तो बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमने पेज नंबर 1 पे कल कवर कर लिया था, उसको एक बार प्लीज़ आज देख लेना, इतना आप सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो गाइस इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। तो हाँ, एक चीज़ और, ये वाला आर्टिकल टेंशन मत लेना, कल हम लोग कवर करने वाले हैं। कल मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग कुछ नोट डाउन करके रख सको, याद रख सको। तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे हम लोग, कल कवर करेंगे। कल हमारा एडिटोरियल भी कम आएगा, फ्राइडे में एक एडिटोरियल कम आता है। ओके, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड एक बार और जय हिंद।